जो पढ़ा था लगभग सबका हो गया होगा। एक बार फटाफट से मैं दोबारा बता देता हूँ। हम लोग जो अपना मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं, इस मॉड्यूल का पर्पस होता है डेटा को स्टोर करना। डेटा को स्टोर करने के लिए कई सारे ऑप्शंस होते हैं, उनमें से एक एक्सेल है और दूसरा ऑप्शन आरडीबीएमएस होता है। जैसे एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है, इसी तरह से आरडीबीएमएस भी एक सॉफ्टवेयर होता है। एक्सेल के अंदर आप 1-2 GB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं, और एक्सेल के अंदर एक शीट के अंदर 10 लाख रोज स्टोर कर सकते हैं। आरडीबीएमएस में आप डेटा को पेटाबाइट तक स्टोर कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर जब आप डेटा स्टोर करते हैं तो वहां पर कुछ वैलिडेशन रूल हमारे लिए अवेलेबल नहीं होते, और कुछ होते हैं और वो फेल भी हो जाते हैं। एक्सेल के अंदर अगर बहुत डेटा हम स्टोर करते भी हैं जो इसके कैपेसिटी में ही आता है, तो एक्सेल का एग्जीक्यूशन स्लो हो जाता है। इस तरह से अगर कोई भी वेबसाइट है या कोई मोबाइल एप्लीकेशन है, उससे डेटा अगर मेरा जनरेट हो रहा है, तो एक्सेल एक सही सॉल्यूशन नहीं है। उसके लिए फिर हमें डेटा को स्टोर करने के लिए आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर यूज करने चाहिए, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इस आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर को बनाने वाली कई सारी कंपनीज हैं। उनमें से एक है ओरेकल कंपनी। ओरेकल कंपनी का आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है माई एसक्यूएल। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट भी है जिसका आता है एमएस एसक्यूएल। तो आपको पहला काम क्या करना है, गूगल पे जाना है और इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। डाउनलोड माई सीक्वल, और इसका वर्जन चल रहा है 9.2। कुछ लोगों के लैपटॉप में अभी मैंने एक्सपीरियंस किया कि ये वर्जन फेल हो जाता है, इंस्टॉल नहीं हो पाता है। उसका रीजन है कि ये बहुत अपडेटेड है। अगर आपकी विंडो अपडेटेड नहीं है तो फेल हो जाएगा लास्ट फेज में जाके। तो आप पुराना वर्जन डाउनलोड करना। पुराना वाला कैसे करेंगे, अगर किसी का फेल हो रहा है तो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखो सेलेक्ट वर्जन 9.2 की जगह यहाँ से आप ये कर लेना 8.4 वाला। अगर ये भी नहीं होता है तो इससे पुराना वाला ये कर लेना। ये विंडो 10 तक हो जाता है। तो जनरली मैंने देखा हुआ है कि विंडो 10 पर आसानी से आपका चल जाता है। तो अगर किसी का 9.2 नहीं होता है इंस्टॉल, लास्ट में जाके फेल हो जाता है, तो उसको ये वाला वर्जन इंस्टॉल करना है। अदरवाइज आप जो लेटेस्ट वर्जन है 9.2 वाला ये इंस्टॉल करेंगे। विंडोज वाले हैं, क्लिक कर देंगे। मैकबुक वाले हैं तो यहाँ से सेलेक्ट करके आपको मैकबुक का इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये आपने डाउनलोड कर लिया, नो थैंक्स कर दिया, अकाउंट नहीं बनाना, और ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी है। ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, सेटअप को डबल क्लिक करके नेक्स्ट 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 इंस्टॉल करना है। कैसे करना है, रिकॉर्डिंग में पूरा है। रिकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी कल कर ली है इस बात की। आप उस रिकॉर्डिंग को देखकर जिनका अभी तक नहीं हुआ है वहां से कर सकते हैं। ठीक है। कई बार इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से पहले हमें सी प्लस प्लस का एक लाइब्रेरी सेटअप है जो डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होता है। तो वो कैसे करते हैं उसको सारी रिकॉर्डिंग के अंदर मैंने बताया हुआ है। ठीक है। अब बात आती है कि सर हमने अपने लैपटॉप में आर ए डी बी एम एस माई सिक्वल वाला इंस्टॉल कर लिया। अब इसके अंदर हम डेटा पहुंचाना चाहते हैं। इसके अंदर डेटा पहुंचाने के बाद डेटा को देखना चाहते हैं, डेटा में चेंजेस करना चाहते हैं, कैलकुलेशन करना चाहते हैं, डेटा को अरेंज करना चाहते हैं छोटे से बड़े क्रम में, बड़े से छोटे क्रम में, जैसे एक्सेल में कर लेते हो सॉर्टिंग वगैरह, फिल्टरिंग वगैरह। तो वो सब आप करना चाहते हैं। तो अगर आप आरडीबीएमएस में डेटा को स्टोर करना है, डेटा को निकालना है, ये सब करना चाहते हो, तो उसके लिए एक क्वेरी लैंग्वेज आपको पढ़नी होती है जिसका नाम है एसक्यूएल। तो एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये एक क्वेरी लैंग्वेज है जिसका काम होता है डेटा को पहुंचाना आरडीबीएमएस के अंदर। डेटा पहुंच गया है वहां से लेकर आना, या डेटा जो रखा हुआ है उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना। ये काम करने के लिए आपको एसक्यूएल लैंग्वेज पढ़नी होती है। एसक्यूएल लैंग्वेज का अपना कोई सेटअप नहीं होता। आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर जो आपने अभी माई सीक्वल डाउनलोड इंस्टॉल कर लिया है, उसी के अंदर एसक्यूएल हमारा इनबिल्ड है, अलग से आपको कुछ नहीं करना है। अब हमें आरडीबीएमएस में डेटा पहुंचाना है, तो ऐसा करने के लिए हमें एसक्यूएल लैंग्वेज में कुछ लिखना पड़ता है।
और जो भी आप लिखेंगे, लिखने के लिए हमें एक एडिटर की जरूरत पड़ती है। वो एडिटर भी हमारा इस सॉफ्टवेयर के साथ जो आपने इंस्टॉल करा था आ चुका होगा, आपको बस उसे ओपन करना है। तो सर्च बार में जाते हैं और यहाँ पे टाइप करेंगे माई एसक्यूएल कमांड लाइन। जैसे ही आप यहाँ माई एसक्यूएल कमांड लाइन लिखेंगे, आपका ये ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। अब जब आप माई सिक्वल का सेटअप इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट एक रूट यूजर उसी समय क्रिएट कर दिया जाता है, और उस रूट यूजर का पासवर्ड आपने जो दिया होगा इंस्टॉलेशन टाइम पर, वही पासवर्ड आपको यहाँ देना है। तो मैंने अपना पासवर्ड रूट रखा था, तो मैंने यहाँ पर इसे लॉगिन कर दिया। ये हमारा यहाँ पर इस तरह से वेलकम हो जाता है। हम क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस में है, आपके पास उसकी पीडीएफ फाइल होगी। नहीं है तो जिससे आपने एडमिशन लिया है उससे कहें कि हमें पूरी पीडीएफ फाइल दो कि हमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा। उसमें जो जो लिखा हुआ है वही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकती है, टॉपिक सारे वही होंगे जो आपके पीडीएफ फाइल में है, ठीक है। अब किसने क्या कोर्स लिया है, मैं यहाँ से बोल दूं ये पढ़ाया जाएगा नहीं पढ़ाया जाएगा, आपका कोर्स पता नहीं कौन सा है, तो ये शायद यहाँ पर बोलना सही नहीं होगा। तो जिसका जो कोर्स है उसको वो चीज पढ़ाई जाएगी। अपने काउंसलर से लो कि हमने क्या कोर्स में एडमिशन लिया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जब मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ, तो लॉगिन करने के बाद मेरा अगला काम होता है एक डेटाबेस क्रिएट करना। और डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हमें एक कमांड लिखनी होगी जिसका नाम है क्रिएट। तो एसक्यूएल में जो भी आपको एक्शन करने हैं, उस एक्शन को करने के लिए आपको कमांड लिखनी होती है, और कई सारी कमांड हैं जो हमें इस तरह से पढ़नी होंगी। तो हम पहली कमांड पढ़ते हैं, क्रिएट कमांड। क्रिएट कमांड का काम होता है डेटाबेस के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, लाइक डेटाबेस क्रिएट करना, यूजर क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना, प्रोसीजर क्रिएट करना, व्यू क्रिएट करना, इंडेक्स क्रिएट करना। तो बहुत सारी चीजें जो क्रिएट होती हैं डेटाबेस के अंदर। तो आप लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, जिस नाम से आप डेटाबेस बनाना चाहते हैं वो नाम आप यहाँ पर अपना दे सकते हैं, ठीक है। तो जनरली हम डेटाबेस अपने प्रोजेक्ट के नाम से बना देते हैं। मान लीजिए आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है और वो बैंकिंग से रिलेटेड है, तो आपने डेटाबेस बना दिया, उसका नाम कर दिया मान लो बैंकिंग। अब उस बैंकिंग प्रोजेक्ट के अंदर जितना डेटा आएगा वो इसी के अंदर मैं स्टोर करूंगा। मान लो आप दूसरा प्रोजेक्ट बना रहा है रेलवे नाम से, तो क्रिएट डेटाबेस रेलवे। तो रेलवे प्रोजेक्ट में जितना डेटा आएगा वो सब उसी के अंदर मैं स्टोर करूंगा। अब ये कमांड मैंने यहाँ पे लिखी। कमांड को कंप्लीट करने के बाद हमें इसे एंड करना होता है सेमी कॉलन। अब मैं इसे एंटर करूंगा। इसके एंटर होने से हमारे RDBMS के अंदर रूट यूजर के अंदर आपका बैंकिंग नाम से डेटाबेस बन जाएगा। तो इस तरह से मैं जितने चाहूं उतने डेटाबेस बना सकता हूं। मान लो मैंने एक और बना दिया मेट्रो नाम से। मान लो मेट्रो का प्रोजेक्ट मेरे पास है और उस मेट्रो से रिलेटेड जितना डेटा है मैं यहां पर स्टोर करूंगा। तो पहले मैंने मेट्रो नाम से डेटाबेस बना लिया। अब इस तरह से मैं जितने चाहूं उतने डेटाबेस हर प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग अपना बनाता हूं। अब मान लीजिए मैं यहां पर भूल गया कि मैंने अब तक कितने डेटाबेसेस बना रखे हैं। तो अगर मैं ये पता करना चाहता हूं कि रूट यूजर के अंदर कितने डेटाबेसेस बनाए जा चुके हैं, तो उसकी कमांड होती है शो, उसके बाद स्पेस लगाएंगे, डेटाबेसेस और सेमीकोलन। शो डेटाबेसेस कमांड क्या करती है, जो भी आपका अभी करंट यूजर है रूट, उस यूजर के अंदर कितने डेटाबेसेस आप बना चुके हैं उनकी लिस्ट लाकर आपको दे देती है। एक आ रहा है 12 PM नाम से, एक आ रहा है 6:30 PM नाम से, एक बैंकिंग अभी बनाया था मैंने, एक इंफॉर्मेशन स्कीमा आ रहा है, एक कुछ भी नाम से आ रहा है, एक मेट्रो नाम से आ रहा है, एक माई। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर कुछ डेटाबेसेस ऐसे हैं जो हमने बनाए थे, जैसे ये भी मैंने आज बनाया आपके सामने, ये वाला मैंने आज बनाया, ये मैंने कल बनाया था, सॉरी ये दूसरे बैच का है, आपके में नहीं बनाया था।
ये मैंने आपको कल बनाकर दिखाया था, ये भी मैंने कल बनाकर दिखाया था। अच्छा, कुछ डेटाबेसेस ऐसे हैं जो मैंने कभी नहीं बनाए थे। ये प्री डिफाइंड डेटाबेसेस हैं जो हमारे लिए नहीं है। ये माई सीक्वल अपने खुद के पर्सनल डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करता है। हमारे लिए जो हमने अपने डेटाबेसेस बनाए हैं उनमें आप अपना काम करिए। ठीक है। अब सर मान लीजिए आपके बैच के लिए जो मैंने डेटाबेस बनाया है 6:30 PM, मैं इसी के अंदर जितना डेटा है स्टोर करूंगा। तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? डेटाबेस को स्विच करना पड़ेगा। जिस डेटाबेस में डेटा स्टोर करना है पहले उस डेटाबेस में मुझे स्विच होना पड़ेगा। कैसे होंगे स्विच? उसकी कोई कमांड होगी। कोई भी एक्शन लेना है अगर एसक्यूएल के अंदर, तो उसकी कोई कमांड होगी। तो यूज नाम से कमांड होती है। यूज, उसके बाद उस डेटाबेस का नाम जिस डेटाबेस में आप जाना चाहते हैं और फिर वहां पर डेटा पे काम करना चाहते हैं। तो मैंने लिखा 6:30 PM, एंटर कर दिया। अब मेरा डेटाबेस चेंज हो गया। अब मैं यहां पर 6:30 PM डेटाबेस के अंदर आ गया। अब मुझे क्या करना है? इसमें डेटा स्टोर करना है। कैसे करोगे डेटा स्टोर? तो इमेजिन करते हैं पहले सिनेरियो। माई सीक्वल के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए पहले आपको टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल का एक नाम रखना पड़ेगा। टेबल का नाम मान लो मैंने रख दिया स्टूडेंट्स। मैं चाहता हूं स्टूडेंट्स नाम से एक टेबल बन जाए। इट इज लाइक जैसे एक्सेल में शीट बनती है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, सेम हर शीट यहां पर एक टेबल की तरह हमारा आप इमेजिन कर सकते हैं। अब इस टेबल के अंदर आपको कॉलम्स डिफाइन करने पड़ेंगे। एक्सेल के अंदर क्या होता है, जब कोई शीट बनाई जाती है, एक्सेल के अंदर देखो अपने आप शीट बनकर आ गई पहली, और इसका नाम है शीट 1। और बना दो। अब इस शीट में ऑलरेडी कॉलम का नाम ए है, A B C D। अपना देना है तो फर्स्ट रो पे लिखोगे। माई सीक्वल के अंदर जो टेबल बन रही है, ये टेबल आपको बनानी है, पहले से कुछ नहीं है। और इसके अंदर कॉलम के नाम आपको बताने पड़ेंगे। अपने आप से ABCD कॉलम के नाम नहीं होते, आपको ही बताने पड़ेंगे। तो सिंपल डेटा कंसीडर करते हैं स्टार्ट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन अगर मैं स्टोर करना चाहता हूं माई एसक्यूएल के अंदर, तो यहां पर सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि स्टूडेंट का कौन सा एट्रीब्यूट स्टोर करोगे। कौन सा एट्रीब्यूट का मतलब है क्या इंफॉर्मेशन? मैंने कहा रोल नंबर, तो कॉलम का नाम मैंने दे दिया रोल नंबर। और क्या स्टोर करोगे? हमने कहा स्टूडेंट का नाम स्टोर कर लेते हैं, नाम क्या है उसका। और हमने कहा उसका मार्क्स स्टोर कर लेते हैं, एज, आधार, पैन, एड्रेस, बहुत सारी चीजें जो कर सकते हो। सिंपल रखते हैं स्टार्ट करने के लिए। 3 कॉलम मैंने डिसाइड करे। अब इमेजिन करते हैं एक्सेल के अंदर मैंने अब इसी तरह से 3 कॉलम बना दिए। ABC छोड़ो, अपने बना दिए, रोल नंबर, नेम, मार्क्स। अब देखो एक्सेल में क्या हुआ, आपने जो बनाना था टाइप कर दिया एक्सेल के अंदर ही। लेकिन यहां पर अभी आप पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हो, अभी आपकी टेबल बनी नहीं है और ना उसके अंदर कोई कॉलम आया है। अभी तो ये सब बातें आप कागज पे बना रहे हो। अब इन सबको हकीकत में करने के लिए कुछ लिखना पड़ेगा। तो एसक्यूएल के अंदर जो भी करना है लिख कर करना है। क्या लिखेंगे हमें नहीं आता है, सीखेंगे उसे। लेकिन जो मुझे समझाना है पहले वो समझिए। अब यहां पर देखो रोल नंबर कॉलम बना दिया, नेम कॉलम बना दिया, मार्क्स कॉलम बना दिया, बात खत्म हो गई। अब मैं यहां पर रोल नंबर लेकर आ गया 101 के 102। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर आप जब रोल नंबर लाएंगे
तो साथ में ये भी बताएंगे कि रोल नंबर किस नेचर का होता है, मतलब उसमें नंबर होते हैं, उसमें अल्फाबेट्स होते हैं, उसमें इमेज होती है, उसमें क्या होता है। हमने कहा रोल नंबर में नंबर होते हैं जनरली, तो आपको रोल नंबर कॉलम के साथ बताना पड़ेगा कि इसमें नंबर ही आएगा। अब देखो, जब हम नंबर की बात करते हैं तो नंबर दो तरह के होते हैं। पहला नंबर होता है विदाउट फ्रैक्शन, जिसमें दशमलव नहीं होता, और एक होता है विद फ्रैक्शन। जैसे कोई नंबर लिखा मैंने यहां पर 50, एक नंबर लिखा मैंने यहां पर 50.6, दोनों ही नंबर हैं, लेकिन इस नंबर में फ्रैक्शन पार्ट नहीं है, दशमलव के बाद का हिस्सा नहीं है, इसमें दशमलव और उसके बाद का हिस्सा है। तो ये हो गया नंबर विदाउट फ्रैक्शन, ये हो गया नंबर विदाउट, ये हो गया नंबर विद फ्रैक्शन। अब एसक्यूएल की भाषा में हम ऐसे नहीं बोलते कि नंबर विदाउट और नंबर विद, बोलने में टाइम बहुत लगेगा। तो नंबर जो बिना फ्रैक्शन के होता है, इसको यहां पर क्या बोलते हैं, इंटीजर। इंटीजर। वो नंबर जो फ्रैक्शन के साथ होगा उसे क्या बोलेंगे यहां पर, फ्लोट। ठीक है। अब देखो यहां पर एक्सेल के अंदर में क्या, मैंने रोल नंबर 101 102 कर दिया, और यहां पे लिख दिया मैंने यहां पर ABCD। तो एक्सेल मुझे रोकने वाला नहीं है, क्योंकि आप किसी भी कॉलम को एक्सेल में जब बनाते हैं तो ये नहीं बताते कि उसमें वैल्यू किस टाइप की आएगी। बाय डिफॉल्ट एनी वैल्यू इज अलाउड इन एक्सेल कॉलम। अगर आपको यहां पर कंडीशन डालनी है कि नहीं इसके अंदर सिर्फ नंबर आने चाहिए, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ डेटा टाइप में जाके वैलिडेशन लगाकर आना पड़ेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं एसक्यूएल की, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको बताना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि रोल नंबर में एनी वैल्यू आ जाएगी, बताना ही पड़ेगा, बिना बताए आगे आप जा ही नहीं सकते। स्ट्रिक्ट हो गया यहां पर। वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी है, बताओ तो सही, नहीं बताओ तो सही। यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, फोर्स है, बताना पड़ेगा। तो मैंने बताया कि भाई रोल नंबर इंटीजर स्टोर करेगा, इंटीजर। अब मार्क्स में वैल्यू अगर हम मान के चल रहे हैं ब्रेन में अपने कि एवरेज मार्क्स आएंगे, तो एवरेज मार्क्स तो दशमलव में आ सकते हैं। तो इसको फिर मुझे क्या बताना पड़ेगा, फ्लोट, कि भाई इसमें फ्लोट वैल्यू आएगी। अब बात आती है नेम। नेम में अल्फाबेट्स आएंगे, अजय विजय सोनू मोनू, है ना। तो अब अगर हम बात करें नेम, तो नेम हमारा कैसा होगा, तो यहां पर अगर आप किसी भी टेक्स्ट को स्टोर करना चाहते हैं, या स्ट्रिंग जिसको हम कहते हैं को स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहां पर आपको लिखना होता है वेर कैर। वेर कैर। अब ये क्या होता है डिटेल में थोड़ा आगे पढ़ेंगे। जिस तरह से इंटीजर है नंबर विदाउट फ्रैक्शन, फ्लोट है नंबर विद फ्रैक्शन, वेर कैर का मतलब है टेक्स्ट या स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब है जो उसमें अल्फा न्यूमेरिक दोनों डेटा आ सकता है, अल्फाबेट भी आ सकते हैं, नंबर भी आ सकता है। जैसे मान लो यहां पर एड्रेस होता, तो एड्रेस में तो अल्फाबेट भी आएगा, डिजिट भी आएंगे, सिंबल भी आएगा। तो अब इसके लिए हम क्या बताएंगे, वेर कैर। तो वेर कैर सिर्फ अल्फाबेट के लिए भी यूज होता है, और अल्फा न्यूमेरिक को स्टोर करने के लिए भी यूज होता है। तो यहां पर हमने डाल दिया इसको वेर कैर। अब जो अभी हमने तीन नए शब्द सुने, इंट, वेर कैर, फ्लोट, इनको एसक्यूएल के टर्म में एक वर्ड दिया गया, डेटा टाइप्स। इन्हें बोलते हैं यहां पर हम डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स में इंटीजर सुन लिया, फ्लोट सुन लिया, वेर कैर सुन लिया। इस तरह से कितने होते हैं, अराउंड 20 प्लस होते हैं। बाकी कब पढ़ेंगे, अभी शुरू ही करा है हमने, अभी इन तीन को भी ढंग से नहीं पढ़ा है। बस एक बार एक टेबल बन जाए, उसके लिए हमने एक ओवरव्यू ले लिया कि हाँ इंटीजर कुछ होता है, फ्लोट कुछ होता है, वेरकर कुछ होता है, इनके अंदर बहुत कुछ होता है जो अभी हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है। टर्म मिला डेटा टाइप्स। अब मैं कैसे बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि एक्सेल के अंदर जब कॉलम बनाते हैं, तो कॉलम का डेटा टाइप बताना ऑप्शनल होता है। आप बताएं तो सही, नहीं बताएं तो सही। जब आप एसक्यूएल के अंदर टेबल बनाएंगे,
तो आपके लिए मैंडेटरी है, आपको फोर्स किया जाएगा कि हर कॉलम का डेटा टाइप बताना ही पड़ेगा। ठीक है, मैंने ब्रेन के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर अपना बना लिया कि इस काम को करने के लिए मैं टेबल बनाऊंगा। अब बात आती है डेटा। तो अब मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है, लेट अस सपोज, इमेजिन करते हैं ये कह रहा है मेरा रोल नंबर है 101, ये लो 101। ये कह रहा है कि मेरा नाम है सोनू, ये लो। ये कह रहा है मेरे मार्क्स आए थे 68.4। ये एक स्टूडेंट हो गया। अब एक स्टूडेंट और आया, हमें उसका डेटा भी रखना है, तो इस टेबल के अंदर ऐसे रखेंगे। उसका रोल नंबर मान लीजिए 102, नाम उसका मोनू मान लेते हैं, मार्क्स मान लो उसके 72.6 हैं। ऐसे करके और भी आ सकते हैं। अब दो और नए नाम, ये जो आपने यहां बनाया, इनको हम कॉलम्स कहते हैं या फील्ड्स कहते हैं। कॉलम्स या फील्ड्स। तो जो वर्टिकल है इसको कॉलम या फील्ड्स कहते हैं, और ये जो आपने यहां पर हॉरिजॉन्टली दिखाया, ये इसको रो कहते हैं या रिकॉर्ड कहते हैं। रो या रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड शब्द ये नहीं होता, रिकॉर्ड शब्द ये होता है, ये कॉलम या फील्ड होते हैं। ठीक है, इस तरह से एक टेबल में हम जितने चाहें उतने रिकॉर्ड अपने स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर आपसे कहा जाए कि सर ये जो आपने अभी ड्रॉ करा है पेंसिल से, इसको हकीकत में करके दिखाओ, ये डेटा पहुंचेगा कैसे टेबल के अंदर, तो उसकी कमांड लिखेंगे। अब तो यहां लिखेंगे क्रिएट। क्रिएट के बाद अब हम क्या क्रिएट करना चाहते हैं। अभी हमने क्या क्रिएट करा था थोड़ी देर पहले, डेटाबेस। तो लिखा था क्रिएट डेटाबेस। अब हम डेटाबेस के अंदर आ चुके हैं, यूज कमांड चला लेनी है पहले। ठीक है, और क्रिएट, उसके बाद टेबल। उसके बाद क्या नाम रखना है टेबल का अपना, स्टूडेंट्स। जो भी नाम रखना चाहते हो वो नाम आप यहां पर रख सकते हो। अब टेबल बनाते समय आपको फील्ड्स की डेफिनेशन बतानी होती है, यानी कि कॉलम की डेफिनेशन बतानी होती है, रोज के बारे में नहीं बताना होता। फिर सुनेंगे इस लाइन को। जिस समय आप एसक्यूएल में टेबल बना रहे हो उस समय आप सिर्फ कॉलम की डेफिनेशन देते हैं, रोज के बारे में नहीं बताते। कैसे बताएं, पैरेंथेसिस ओपन करेंगे और पहला कॉलम जिस नाम से आप बनाना चाहते हैं उसका नाम बता दीजिए, रोल। उसके बाद स्पेस लगाएंगे। अब आपको बताना होगा इसका डेटा टाइप, दैट मींस इसका नेचर क्या होगा, इसके अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो किस टाइप की हो सकती हैं, बताना ही होगा। ऐसा नहीं कर सकते सर छोड़ देते हैं आने दो जो आ रही है, नहीं, एरर आ जाएगी, बताना ही पड़ेगा। स्पेस देकर इंटीजर। अब पहला कॉलम कंप्लीट हो गया, कॉमा लगाएंगे। दूसरा कॉलम जिस नाम से बनाना चाहते हो वो, हमने कहा नेम नाम से ही बना देते हैं। स्पेस, उसका डेटा टाइप क्या लिखेंगे, वेरकर। अब यहां पर एक और नया पॉइंट आएगा, वो ये कि जो इंटीजर डेटा टाइप है, इंटीजर डेटा टाइप का अपना एक लिमिट होता है। इंटीजर डेटा टाइप लगभग 8 से 9 डिजिट की वैल्यू स्टोर कर सकता है।
अगर आपका रोल नंबर ना होकर आधार नंबर होता, और आधार नंबर होता है 12 डिजिट का, तो ये जो डेटा टाइप है ये कैपेबल नहीं है 12 डिजिट का डेटा स्टोर करने के लिए। तो मुझे यहां पर कुछ और लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखेंगे बात की बात है। अब ये जो वैर कैर है वो ये कहता है कि मेरा कोई प्रीडिफाइंड साइज नहीं है, आप मुझे बताओ कि मेरा साइज कितना होगा। कैसे बताएं? तो वैर कैर कह रहा है कि मेरे साथ पैरेंथेसिस का पेयर लगाओ और यहां पर लिखो कि कितने कैरेक्टर आप स्टोर कर सकते हैं इस कॉलम के अंदर। मैंने मान लो लिख दिया 4। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मैंने 4 लिख दिया, इसका मतलब ईच वैल्यू इन दिस कॉलम कैन हैव ओनली 4 कैरेक्टर्स। मैंने यहां सोनू लिखा 1 2 3 4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोनू लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने यहां पर चिंटू लिख दिया, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, एरर नहीं आएगा। तो अब आप जब किसी कॉलम का डेटा टाइप वैरचर बनाते हैं तो पहले आपके ब्रेन को यह पता होना चाहिए कि इस कॉलम में बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, उसमें कितने कैरेक्टर हो सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर क्या देना होगा, साइज देना होगा। ठीक है, तो अब मैंने एक जनरल साइज दे दिया, मान लो 10। ठीक है, अब ये दूसरा फील्ड पूरा हो गया। तीसरा मार्क्स, और इसका डेटा टाइप कर दिया मैंने फ्लोट। इंटीजर और फ्लोट को आपको साइज नहीं देना होता, उनका अपना प्री डिफाइंड साइज है जो हम डिस्कस करेंगे अभी आगे चलकर। वैरचर का कोई प्री डिफाइंड साइज नहीं होता, आपको ही बताना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो टेबल का पैरेंथेसिस ओपन किया था इसको क्लोज कर देंगे। अब ये क्रिएट टेबल की कमांड हमारी कंप्लीट हो गई, और जब भी कोई कमांड कंप्लीट हो जाएगी लास्ट में क्या लगाएंगे, उसके सेमीकोलन। ठीक है, तो इस तरह से अब अगर मैं एंटर करूंगा तो पहले ये क्वेरी वेरीफाई होगी कि आपने जो लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं लिखा है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं करी है। और सब कुछ ठीक हुआ तो आपका टेबल बना दी जाएगी स्टूडेंट नाम की। क्वेरी ओके, कोई दिक्कत नहीं है, टेबल बन गई स्टूडेंट नाम की। ठीक है, अब ये टेबल कहां बनी होगी, जिस डेटाबेस पर आपने यूज कमांड चला रखी है। और मान लो आप में से होंगे जरूर दो चार अभी जो इस कमांड को डायरेक्ट चला रहे हैं लेकिन उन्होंने यूज कमांड नहीं चला रखी है, तो उनका एरर आएगा नो डेटाबेस सेलेक्टेड। अगर किसी का क्वेरी चलने पर एरर आई है नो डेटाबेस सेलेक्टेड, दैट मींस वो ये कमांड चलाना भूल गया है। और इस कमांड में आपको वो डेटाबेस का नाम लिखना है जो आपने अब तक बना रखे हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपने इसी नाम से बनाया होगा। मैंने अपने लैपटॉप पर इस नाम से बनाया था इसलिए मैंने इसको यूज करा है। आपने किस नाम से बनाया है वो आप यहाँ नाम लिखेंगे अपना। आई होप मेरे साथ जितने भी लोग कर रहे हैं सबका हो गया होगा। ठीक है, तो अब अगर आपसे कहा जाए कि अभी तक हमने एसक्यूएल में क्या क्या करने की कमांड्स सीखी हैं, तो सबसे पहली कमांड क्या सीखी है हमने, डेटाबेस क्रिएट करने की। ठीक है, दूसरी कमांड क्या सीखी है, डेटाबेस को स्विच करने की, यूज कमांड। तीसरी कमांड क्या सीखी है, डेटाबेस को देखने की, शो कमांड, कि कितने बन गए हैं अगर देखना हो तो। और चौथी कमांड हो गई टेबल क्रिएट करने की। 4 कमांड हो गई, कल तक एक भी नहीं थी। अभी यहां से जाओगे 4 5 और ऐड हो जाएंगी इसमें भी। कल फिर आओगे 4 5 कल ऐड हो जाएंगी। यानी कि हो सकता है कल शाम तक 15 20 कमांड हो जाएं। कितनी याद हो गई होंगी,
संख्या बढ़ती जाएगी ना अभी तो ये, पुरानी वाली भूलते चलोगे, इसलिए नोट्स बनाने चाहिए। ठीक है, चलो जितना भी हमने कर लिया है उसको लिख लेते हैं पहले नोट्स में। चलिए तो यहां से शुरू करते हैं अब। सिंटेक्स, कैसे नोट्स बनाने हैं, जैसे मैं बता रहा हूं बिल्कुल उसी तरह से बनाने हैं। प्लस ऐड कुछ कर सकते हो तो अच्छी बात है, कम कुछ नहीं करना है इसमें। सिंटेक्स टू क्रिएट डेटाबेस। तो अब मैं लिखा यहां पर क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम, सेमीकोलन। तो ये बताओ मैंने सही लिखी है कि गलत लिखी है? आप कहेंगे सर शायद आधी सही आधी गलत है, क्योंकि आपने बताया था क्रिएट डेटाबेस बैंक, क्रिएट डेटाबेस 630, लेकिन आपने वो लिखा ही नहीं है। तो मैंने क्या शब्द यूज करा है? सिंटैक्स। सिंटैक्स मतलब होता है जनरल बात, है ना। जैसे अगर कोई आपसे बोले कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद एक्शन, एक्शन के साथ एस या एस लगाना है, तो क्या बता रहा है वो? एक ग्रामर का रूल ही तो बता रहा है। ही प्लेज, दे प्ले, वो एग्जाम्पल हो गए। तो मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूं कि किसी भी डेटाबेस को जब बनाते हैं तो ये सिंटैक्स होता है। अब इसके अंदर मैंने एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे आपने बैंक नाम से बनाया कोई डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस आपने अपने बैच के टाइम के नाम से बनाया, ऐसे करके आप अपना। ठीक है, अब दूसरा आपने क्या सीखा? सिंटैक्स टू शो ऑल डेटाबेसेस ऑफ करेंट यूजर, यानी कि सिर्फ जिस यूजर से लॉगिन करे हो उसी यूजर ने जितने बना रखे हैं उनके दिखाएगा, ना कि सबके दिखा देगा। शो डेटाबेसेस, इसके लिए एग्जाम्पल की जरूरत नहीं, क्योंकि यही कमांड एज इट इज कॉपी पेस्ट करनी है। सिंटैक्स टू स्विच डेटाबेस, यूज डेटाबेस नेम। डेटाबेस कीवर्ड नहीं लगाना है, बनाते समय क्रिएट कीवर्ड भी है, डेटाबेस कीवर्ड भी है, और फिर नाम बताना है। स्विच करते समय यूज कीवर्ड है और उसके बाद डेटाबेस का नाम बताना है, और ये पूरी बन गई आपकी कमांड। एग्जाम्पल यूज 6:30 PM। सिंटेक्स टू क्रिएट बेसिक टेबल, यानी कि मैंने अभी आपको जो टेबल बनानी सिखाई है ये बहुत बेसिक है, इसमें बहुत सारे एक्सटेंशन है जो हम समय के साथ साथ करेंगे। क्रिएट टेबल, क्या लिखूं उसके आगे? बनाने की कोशिश करो। मैंने लिखा है क्रिएट टेबल स्टूडेंट, तो अब बताओ मुझे यहां पर क्या लिखना चाहिए? टेबल का नेम, उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन करी, मैंने वहां पर लिखा है रोल। क्या है रोल? वो कॉलम का नेम। क्या लिखना चाहिए यहां पर? कॉलम नेम। फिर स्पेस देख के मैंने लिखा वहां इंटीजर, क्या बोलते हैं उसे? डेटा टाइप। फिर कॉमा, फिर दूसरे कॉलम का नेम, फिर स्पेस, फिर इसका डेटा टाइप।
तो कॉमा ऐसे करके जितने चाहें उतने, फिर टेबल का पैरेंथेसिस क्लोज करना है, फिर सेमीकोलन। एग्जाम्पल ध्यान रखना, नोट्स में एग्जाम्पल मैं शुरू में लिख रहा हूं जिससे कि आपको थोड़ा समझ में जल्दी आ जाए और आसानी से आ जाए। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं सिर्फ सिंटेक्स लिखा करूंगा। ठीक है। क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स रोल नंबर इंटीजर कॉमा नेम वैरकर कॉमा मार्क्स फ्लोट। चलो, तो जितना हमने समझा उसका हमने प्रैक्टिकल कर लिया और उसके अपने नोट्स तैयार कर लिया। अब आगे बढ़ेंगे। अब हमें क्या करना है, टेबल बनकर हमारी तैयार हो गई। अब सर इसमें रो कैसे आएगी, रिकॉर्ड कैसे पहुंचेगा हमारा? तो टेबल के अंदर अगर रिकॉर्ड पहुंचाना है जी, क्या है बताओ, दिखाओ इधर। वेर कैर की स्पेलिंग CHAR। सही करो। चलो, और कोई किसी की प्रॉब्लम तो नहीं है क्लास में टेबल बनाने में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखना चाहते हैं कि टेबल में वो डेटा कैसे पहुंचेगा, ये वाला डेटा कैसे पहुंचेगा, ये ये रो कैसे पहुंचेगी। ठीक है। तो उसके लिए हम कमांड लिखेंगे यहां पर इंसर्ट। इंसर्ट कमांड का काम होता है टेबल के अंदर रो को इंसर्ट करना। इंसर्ट, उसके बाद इनटू कीवर्ड है। अब उसके बाद जिस टेबल में इंसर्ट करना है उस टेबल का नाम लिखना है। अगर टेबल का नाम एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय लिखो, यूजर है तो यूजर लिखो, स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स लिखो, जो भी है वो आपको नाम लिखना है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर वैल्यूज। वैल्यूज नाम से कीवर्ड आता है। तो यहां तक के सिंटैक्स में ये ये और ये फिक्स है, सिर्फ ये बदलेगा, टेबल के बदलने पर ये बदलेगा, बाकी तीनों वर्ड इसी ऑर्डर में एज इट इज आएंगे, पार्ट ऑफ सिंटैक्स। फिर पैरेंथेसिस लगाएंगे। अब इमेजिन करिए कि हम एक रो इंसर्ट कर रहे हैं, तो इस रो में कितने कॉलम की वैल्यू बतानी होगी, 3। तो आपको कॉलम की वैल्यू उसी क्रम में बतानी है जिस क्रम में कॉलम आपने क्रिएट करे थे। तो पहले आपने रोल नंबर क्रिएट करा था, तो पहली वैल्यू यहां पर आपको क्या बतानी है, रोल नंबर की बतानी है। तो यहां लिख दिया, मान लीजिए मैंने 101 कॉमा। दूसरी वैल्यू नेम कॉलम की बतानी है। अब नेम कॉलम की वैल्यू हम वैरकर के लिए डिफाइन करेंगे। एसक्यूएल के अंदर किसी भी टेबल में वैरकर का डेटा कोट्स के पेयर में लिखा जाता है। या तो सिंगल कोट्स के पेयर में आप लिखोगे या डबल कोट्स के पेयर में लिखोगे, जो आपको लगाना सही लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक है, मान लो मैंने सिंगल कोट्स लगा दिया, जल्दी लग जाते हैं। अब इस रो में तीसरे कॉलम की वैल्यू मार्क्स के लिए होगी, कॉमा, मान लो आपने कर दिया 68.4, ये लो, उसके बाद सेमीकोलन, कंप्लीट हो गया। इंसर्ट कमांड, इस कमांड के चलने से टेबल में एक रो इंसर्ट हो जाएगी जिसमें रोल नंबर 101, नेम सोनू, मार्क्स ये हो जाएगा। लेकिन जब आप एंटर करेंगे तो पहले चेक किया जाएगा कि पहले कॉलम में आप 101 इंसर्ट करना चाहते हैं, क्या ये कंपैटिबल है इसके डेटा टाइप के साथ। हमने कहा इंटीजर है। फिर आपने लिखा है यहां पर सेकंड वैल्यू सोनू, ये कोट्स के अंदर आ रही है, कोट्स के अंदर कोई वैल्यू आती है तो उसका कॉलम बैरकर होना चाहिए है। अगर मान लो मैंने यहां पर जो रोल नंबर है उसको मैंने एबीसी कर दिया होता और इसको मैंने यहां पर 101 कर दिया होता, तो मेरे मन की चलेगी नहीं। आपको ऑर्डर ध्यान रखना ही पड़ेगा। पहला कॉलम रोल नंबर इंटीजर टाइप का, भले ही आप रोल नंबर मत बताओ, कुछ भी लिख दो, लेकिन होना वो इंटीजर चाहिए। अगर वो इंटीजर नहीं हुआ, कोई और निकल आया, तो एरर आएगी आपकी। सर कर दो एंटर, एरर आएगी, पता है हमें, हम देखना चाहते हैं एरर कैसी होती है, क्योंकि हमें एरर से ज्यादा सीखने को मिलता है देन एक बार में सही कर लिया। चलो एंटर कर दे। इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू एबीसी फॉर कॉलम रोल नंबर। तो रोल नंबर कॉलम इंटीजर एक्सपेक्ट कर रहा है तो आपको इंटीजर ही देनी पड़ेगी। तो जो कॉलम जिस डेटा टाइप का आपने डिफाइन करा है, इंसर्ट करते समय उसी टाइप की वैल्यू देनी होगी, नहीं देंगे तो इस तरह से एरर आपकी आती है। अब इसको सही कर लेते हैं सर। पहले वाले को हमने रोल नंबर ही बना लिया और दूसरे वाले को अपना वैरकर बना दिया। अब एंटर करेंगे, क्वेरी ओके, यानी कि अब आपका एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अच्छा सर, मान लो मुझे एक साथ दो तीन रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं, तो बार बार इंसर्ट कमांड चलानी है, ये तो समझ में आ रहा है। कोई शॉर्टकट एक ही बार में तीन रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएं, तो हमने भी सीखना शुरू करा है। एक बार में एक रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ, हम एक बार में चार भी इंसर्ट कर सकते हैं, और हम एक बार में पूरी एक्सेल फाइल भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो डजन मीन कि सर इतना सारा डेटा डेटाबेस में जाएगा, आप कह रहे थे पेटाबाइट तक का डेटा होगा, तो ऐसे कौन कहां तक टाइप करेगा। तो ये तुमने शुरू करा है अभी। आप फाइलों के डेटा को पहुंचाओ, आप ऑटोमेशन करके डेटा को पहुंचाओ, यानी कि डेटा को टेबल तक पहुंचाने के कई तरीके हैं, उनमें से एक तरीका भी हमने सीखा है, ना कि सारे पढ़ लिए। चलो अब दूसरा तरीका देखो, जिसमें एक बार में आप एक से ज्यादा रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। अब इंसर्ट कमांड लिखेंगे भाई, मान लो यहां पर रोल नंबर कर दिया मैंने 102, नाम कर दिया मोनू, और मार्क्स कर दिए 72.6, कुछ भी कर दो। अब कॉमा लगाकर एक और रिकॉर्ड के लिए पैरेंथेसिस का पेयर बनाएंगे, और यहां पर नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए वैल्यू बताएंगे, रोल नंबर की, नेम की, मार्क्स की। मान लो 103, नेम, और मान लीजिए मार्क्स। कॉमा लगाओ जाओ और जितने चाहें उतनी रो इंसर्ट करते जाओ। तो इस इंसर्ट कमांड में ये फर्स्ट रो मानी जाएगी। टेबल में कौन से नंबर की है बात की बात है, इस वाले इंसर्ट कमांड की पहली रो ये रही, दूसरी रो ये रही। कॉमा लगाओ, जितने चाहे उतने इंसर्ट कर दो, और जब आपको लगे बस इतना करना है तो लास्ट में सेमीकोलन लगाकर इंसर्ट कर दो। क्वेरी ओके, टू रोज अफेक्टेड, दो रोज टेबल में इंसर्ट हो गई आपके। हमने 10 रखे हैं ना, 4 नहीं रखा मैंने, इसलिए 10 रखा था। अगर मैं 10 से ज्यादा दूंगा तो डेफिनेटली एरर आएगी।
चलो ये भी करके दिखा देते हैं कि मैंने एक रिकॉर्ड इंसर्ट करा जिसमें मैंने करेक्टर ज्यादा कर दिया है, 10 से ज्यादा ही है ये। देखो कैसे मना करेगा, डेटा टू लॉन्ग फॉर कॉलम नेम, क्योंकि आपने जो कॉलम बनाया है नेम नाम का, इसमें सिर्फ 10 करेक्टर की जगह है, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। कम तो आ सकते हैं, ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है। इसका मतलब जब कुछ गलत हो जाए तो उससे डरना नहीं है। गलत हो गया तो मतलब हमें एक चीज सीखने को मिल गई कि इससे तो नहीं होगा। पहली बार सही करके कोई सीख रहा है और कई बार गलत करके कोई सीख रहा है, तो शायद कॉन्फिडेंस लेवल जो गलत करके सीखा है उसका ज्यादा अच्छा होगा। चलो, अब टोटल हमने अब तक कितने रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए इसमें? 3 रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए हैं। ठीक है। अब सर हम देखना चाहते हैं, एक बार दिखा दो कहाँ है रिकॉर्ड, वो कैसे लगते हैं देखने में वो। एक्सेल में तो कुछ नहीं, डबल क्लिक करो तुरंत दिख जाते हैं डबल क्लिक करते ही। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको देखने के लिए भी कुछ लिखना पड़ेगा। तो हर काम करने के लिए कुछ लिखना पड़ता है। सेलेक्ट नाम से कमांड होती है। सेलेक्ट कमांड का काम होता है टेबल से अगर आप डेटा देखना चाहते हैं तो आपको सेलेक्ट कमांड को बताना पड़ेगा। ठीक है। अब सेलेक्ट कमांड का कहना यह है कि आप मुझे कुछ बातें बताओ पहले। आपकी टेबल में कौन सा कॉलम है जो आप देखना चाहते हो? मतलब सेलेक्ट कमांड का रूल नहीं है कि आपके टेबल में 50 कॉलम है तो 50 कॉलम दिखाएगी, नहीं, आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कौन सा कॉलम देखना चाहते हो। हमने कहा चलो रोल नंबर ही दिखा दो, तो यहाँ पे कॉलम का नाम लिखेंगे। अब ये बताओ, ये रोल नंबर कॉलम क्या आपकी एक ही टेबल में हो सकता है या और बहुत सारी टेबल हो सकती है जिसमें रोल नंबर कॉलम हो सकता है? हमने कहा हो सकता है कई टेबल के अंदर हो। तो ये किस टेबल से लेकर आए? फ्रॉम, टेबल का नाम क्या नाम है टेबल का? स्टूडेंट्स। तो सिर्फ तो लग रहा है इंग्लिश पढ़ रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं रोल नंबर को कहां से? स्टूडेंट से। तो तभी तो इसका नाम सीक्वल था पहले, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। आप जो भी लिख रहे हो उसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल पॉइंट है नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे इंग्लिश में बात चल रही है। ये कमांड स्टूडेंट टेबल से सिर्फ रोल नंबर का डेटा लेकर आएगी, बाकी कॉलम का नहीं। और अगर आप ये चाहते हो कि सर रोल नंबर का भी आ जाए, नेम का भी आ जाए और मार्क्स का भी आ जाए, तो सेलेक्ट के आगे मल्टीपल कॉलम्स को भी लिखा जाता है कॉमा लगाते हुए। सेलेक्ट, पहला कॉलम कौन सा देखना चाहते हो? रोल नंबर। दूसरा कॉलम कौन सा देखना चाहते हो? इस बात से फर्क नहीं पड़ता टेबल में किस ऑर्डर में कॉलम है, आप अपना ऑर्डर बताओ सिलेक्शन का। तो आप ऐसा कर सकते हो कि रोल नंबर के बाद नेम की जगह पहले मार्क्स देखो, उसके बाद फिर नेम देखेंगे। ऐसा करने से टेबल में ऑर्डर नहीं बदलेगा, ऐसा करने से सेलेक्ट कमांड से जो रिजल्ट आएगा वो इस ऑर्डर में आएगा बस। तो पहले रोल नंबर, फिर मार्क्स कॉलम, फिर नेम कॉलम। टेबल में जैसा था वैसा ही होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इस सेलेक्ट कमांड के लिए ये ऑर्डर में रिजल्ट को दिखाया गया है। और सर मान लो मेरी टेबल में 50 कॉलम होते और मैं आपसे ये कह देता 50 कॉलम देखने हैं मुझे, तो सेलेक्ट पहला कॉलम कॉमा दूसरा कॉलम, लिखते ही रहेंगे 50 कॉलम के नाम। हमने कहा तरीका तो है लेकिन एक शॉर्टकट भी है। अगर आप सारे कॉलम देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इंडिविजुअल कॉलम्स के नाम ना बताकर स्टार सिंबल का यूज कर सकते हैं। स्टार सिंबल रिप्रेजेंट्स ऑल कॉलम्स। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन आएगा कि सर किस ऑर्डर में सेलेक्ट करेगा स्टार, क्योंकि यहां तो मैं बता रहा हूं ना पहले ये कॉलम फिर ये कॉलम फिर ये। अब यहां पर मैंने ये तो कह दिया सारे कॉलम, लेकिन मैंने ये नहीं बताया ना कि किस क्रम में लाने हैं। तो स्टार क्या करता है, उसी ही ऑर्डर में ले आता है जिस ऑर्डर में टेबल के अंदर बनाए गए थे।
मतलब पहले कौन सा कॉलम आएगा फिर? रोल नंबर। दूसरा कौन सा कॉलम आएगा? नेम। तीसरा कौन सा आएगा? मार्क्स। टेबल बनाई पहले हमने। टेबल बनाने के बाद रिकॉर्ड को इंसर्ट करा। इस लाइन से एक बार में एक इंसर्ट करा। उसके बाद हमने एक बार में दो रिकॉर्ड इंसर्ट करने सीखे। उसके बाद जो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए हैं, हमने उनको देखना है तो सेलेक्ट कमांड लगाकर जो टेबल के अंदर डेटा पहुंच चुका है उसको हम देख सकते हैं। अभी तो हो सकता है, ऐसा कुछ करा नहीं है। चलो, तो अब जितना हमने समझा पढ़ा, उसके नोट्स भी हमारे तैयार हो गए।
तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ जितना मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया है इतना सब आपके लैपटॉप पर हो गया होगा। और अगर किसी का किसी वजह से नहीं हो पाया है, एक्स वाई जेड रीजन हो सकता है उनका, तो मेक श्योर कि क्लास की रिकॉर्डिंग देखकर घर जाकर ये आपके लैपटॉप पर आपके हाथों से हो जाना चाहिए। इस बात को बिल्कुल नहीं मानना है कि सर समझ में आ गया। समझ में तो बहुत कुछ आया था नर्सरी से लेकर आज तक, लेकिन आया उतना ही जितने अपने हाथों से करा, और वो भी तब जब उसकी बहुत प्रैक्टिस करी। ठीक है, अब मैं आपको एक और सपोर्ट कर देता हूं। ये जो मैंने यहाँ पर जितनी कमांड्स लिखी हैं अपने लैपटॉप पर, जो जो मैंने आपको करके दिखाया है, मैं इन सबको भी कॉपी कर लेता हूं। और एक फाइल है मैंने सेव कर लिया। अब मैं आपको आज से तीन चीजें शेयर किया करूंगा: रिकॉर्डिंग, थ्योरी नोट्स, एज वेल एज क्लास में हमने क्या क्या कमांड्स रन कराई हैं, वो सब भी मैंने आपको यहाँ पर सेव कर दिए हैं। अब आप घर जाके तभी नहीं पढ़ोगे जब आपका मन ही नहीं है पढ़ने का, या आपको जबरदस्ती किसी ने कह दिया कोर्स कर लो। अदरवाइज शायद ही कोई वजह होगी कि आप घर जाकर नहीं पढ़ोगे। सारा मटेरियल मैंने आपको दे दिया, रिकॉर्डिंग दे दी, नोट्स दे दिए, क्लासिक कमांड्स दे दी। अब करना तो आपको घर जाके पड़ेगा ही। ये नहीं हो सकता कि सर घर पे आ जाए और हमसे करा के चले जाएं, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। चलो फिलहाल आज इतना ही, एंड करते हैं। मीटिंग के लिए तीनों चीज़ें आपको 10 मिनट के बाद आपके पास पहुंच जाएंगी, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं।